खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज का जिक्र आते ही दिमाग में क्या आता है? बेतहाशा पैसा, तेल के कुएं और चमचमाती इमारतें, राइट? लेकिन जरा सोचिए, जहां कभी पानी से ज्यादा पेट्रोल की अहमियत रही हो, वही देश अब अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी बड़े और ऐतिहासिक बदलाव को बिल्कुल निष्पक्ष होकर और गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, क्या दुनिया के इन सबसे अमीर देशों का खजाना वाकई खत्म होने वाला है? ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना? इन देशों ने अपने खाली तपते रेगिस्तानों को भविष्य के बेहद शानदार और हाई-टेक शहरों में बदल दिया है। लेकिन ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, और वो है कच्चा तेल। सोचिए जरा, अगर दुनिया अचानक तेल की मांग ही खत्म कर दे, तो इन चमचमाते शहरों का क्या होगा? इस पूरी कहानी को बहुत ही आसानी से समझने के लिए हम आज की इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले देखेंगे रेगिस्तान का छिपा खजाना, फिर ऊर्जा का महाबदलाव, उसके बाद दुबई का अर्ली वार्निंग सिस्टम, फिर भविष्य के शहरों का निर्माण, एशियाई सेफ्टी नेट और आखिर में सिर्फ तेल ही नहीं, नई ताकत। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले चैप्टर की तरफ, रेगिस्तान का छिपा हुआ खजाना। देखते हैं कि आखिर इन देशों ने ये बेतहाशा दौलत हासिल कैसे की। अगर हम आज से लगभग 100 साल पहले के इतिहास में जाएं, तो खाड़ी के ज्यादातर इलाके सिर्फ और सिर्फ खाली रेगिस्तान हुआ करते थे। ना कोई बड़े शहर थे, ना कोई इकोनॉमी। लेकिन फिर 1930 और 40 के दशक में सब कुछ बदल गया। यहाँ रेत के नीचे तेल का एक बहुत ही विशाल भंडार मिला। देखते ही देखते 20वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया भर की फैक्ट्रियां, कारें और हवाई जहाज पूरी तरह इसी तेल पर निर्भर हो गए। और आज इसका नतीजा ये है कि गल्फ देशों के पास ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का पूरा कंट्रोल है। आज पूरी दुनिया इन गल्फ देशों पर बहुत गहराई से निर्भर है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एयरलाइंस या फिर मैन्युफैक्चरिंग। इस बात को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट है जो पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर निर्भर है। गल्फ देशों की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही रही है। उन्होंने तेल नाम के इस इकलौते सब्जेक्ट से बेशुमार दौलत तो कमा ली है, लेकिन किसी एक ही चीज पर इस हद तक निर्भर होना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति भी पैदा करता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे चैप्टर की, ऊर्जा का महाबदलाव। उस एक सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए अब एक बहुत बड़ा खतरा सामने आ रहा है। ये तुलना पूरी तस्वीर साफ कर देती है। दुनिया अब तेजी से 2 हिस्सों में बट रही है। एक तरफ हमारी पुरानी दुनिया की निर्भरता है, जहां हर चीज फॉसिल फ्यूल पर टिकी थी, और दूसरी तरफ आ रही है नई दुनिया की टेक्नोलॉजी। अमेरिका और यूरोप में इलेक्ट्रिक गाड़ियां अब सड़कों पर आम हो गई हैं और सोलर एनर्जी लगातार सस्ती होती जा रही है। ये एक सीधा और बहुत बड़ा संकेत है कि हमारा पुराना सिस्टम अब बदलने वाला है। इस महाबदलाव ने एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया है, जिसे हम पोस्ट ऑयल्ड वर्ल्ड यानी तेल के बाद की दुनिया कहते हैं। इसे समझने के लिए जरा स्कूल कैंटीन के बारे में सोचिए। मान लीजिए एक स्कूल में एक ही कैंटीन है जहां सब खाते हैं, लेकिन अगर सारे बच्चे अचानक घर से अपना लंच बॉक्स आने लगें, यानी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पावर इस्तेमाल करने लगें, तो उस इकलौती कैंटीन का क्या होगा? गल्फ देश उसी कैंटीन की तरह हैं। अगर तेल की मांग अचानक गिर गई, तो सरकारों की कमाई, नौकरियां और उनके महंगे प्रोजेक्ट्स सब खतरे में पड़ जाएंगे। जाहिर है ये संकट वाकई में बहुत बड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे इलाके में एक जगह ऐसी भी थी जिसने इस आने वाले आर्थिक तूफान को बाकी सबसे बहुत पहले ही भांप लिया था। आइए बात करते हैं तीसरे चैप्टर की, दुबई का अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए, दुबई ने समय रहते ये बहुत अच्छे से समझ लिया था कि सिर्फ तेल के भरोसे बैठे रहना एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। इसलिए उसने एक बेहद साहसिक कदम उठाया और धीरे धीरे खुद को एक ऑयल कंट्री के टैग से बाहर निकालकर एक ग्लोबल बिजनेस हब में तब्दील कर लिया। दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया, जैसे टूरिज्म, एविएशन, फाइनेंस और रियल एस्टेट। अगर हम वापस अपने उसी स्टूडेंट वाले उदाहरण पर जाएं, तो दुबई ने ये समझ लिया था कि भैया सिर्फ एक विषय से काम नहीं चलेगा। उसने अपना स्कोर हाई रखने के लिए मैथ्स, साइंस और आर्ट्स जैसे नए सब्जेक्ट सीखने शुरू कर दिए, और नतीजा आपके सामने है। आज दुबई की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल से नहीं, बल्कि इन नए सेक्टर्स से आता है। दुबई की इस जबरदस्त सफलता को देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे चैप्टर की ओर, भविष्य के शहरों का निर्माण।
दुबई से प्रेरणा लेकर अब सऊदी अरब भी खुद को बहुत तेजी से तैयार कर रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो सऊदी विजन 2030 है, वो दरअसल पोस्ट ऑयल इकोनॉमी में टिके रहने का एक अल्टीमेट सर्वाइवल प्लान है। इसमें 3 बड़े कदम शामिल हैं। पहला, किसी भी तरह तेल के निर्यात पर अपनी निर्भरता को घटाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एआई में अरबों डॉलर का निवेश करना। और तीसरा कदम है नियोम और द लाइन जैसे बेहद फ्यूचरिस्टिक शहरों का निर्माण करना। सच कहूं तो ये शहर विज्ञान की किसी किताब से निकले हुए लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये स्लाइड इस पूरी कहानी की असली सच्चाई दिखाती है। इतनी सारी फ्यूचर प्लानिंग और विजन के बावजूद आज भी गल्फ देशों की कमाई का लगभग 80% हिस्सा उसी पुराने पारंपरिक तेल से ही आ रहा है। जो नई कमाई है वो अभी भी सिर्फ 20% के आसपास ही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दशकों पुरानी इस तेल की आदत को तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, नए शहर और शानदार बिल्डिंग्स बनाना शायद फिर भी आसान काम है, लेकिन अगर तेल से आने वाला पैसा तेजी से गिर गया तो क्या होगा? सरकारों को नागरिकों को दी जाने वाली सब्सिडी कम करनी पड़ सकती है, टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। मतलब वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की उस लग्जरी लाइफस्टाइल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसकी उन्हें सालों से आदत हो चुकी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या गल्फ देशों के पास इस भारी बदलाव के लिए थोड़ा और वक्त बचा है? जवाब है हाँ। और ये हमें ले जाता है हमारे 5वें चैप्टर पर, एशियाई सेफ्टी नेट। दुनिया का भूगोल यहाँ गल्फ देशों के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम खरीद रहा है। दुनिया में इस वक्त ऊर्जा के 2 अलग रास्ते बन रहे हैं। एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देश हैं जो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से इलेक्ट्रिक और ग्रीन फ्यूचर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैं भारत और चीन जैसे विशाल एशियाई देश। इन देशों की ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है और ये आने वाले कई दशकों तक भारी मात्रा में गल्फ का तेल खरीदते रहेंगे। आसान भाषा में कहें तो जब तक पश्चिम पूरी तरह तेल छोड़ता है, तब तक एशिया गल्फ देशों के लिए एक सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा जाल का काम करेगा। अब हम आते हैं आज के आखिरी और सबसे अहम चैप्टर की तरफ। सिर्फ तेल ही नहीं, नई ताकत। ये गल्फ देशों की वो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए वो ग्लोबल पावर में अपनी जगह हमेशा के लिए पक्की करना चाहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, गल्फ देशों ने सिर्फ तेल बेचकर तिजोरियां नहीं भरी, बल्कि उस पैसे से पूरी दुनिया में अपना गहरा इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव खरीदा है। बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइंस हों, ग्लोबल पोर्ट्स हों, यूरोप के बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स हों या दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट, इन्होंने खुद को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में इस तरह बुन लिया है कि अब इन्हें दुनिया के नक्शे से इग्नोर करना नामुमकिन है। और यही सबसे क्रूशल पॉइंट है। कतर वर्ल्ड कप, दुबई का टूरिज्म, सऊदी के इन्वेस्टमेंट्स, ये सब सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये इनकी सॉफ्ट पावर हैं। ये सारा खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, ये इस बात की गारंटी है कि अगर कल को दुनिया को इनके तेल की ज़रूरत ना भी रहे, तब भी दुनिया को इनकी ज़रूरत किसी न किसी और रूप में बनी ही रहे। तो अब वापस आते हैं अपने उस पहले सवाल पर, क्या गल्फ देशों की बादशाहत खत्म हो जाएगी? जवाब है शायद नहीं, लेकिन उनका रूप पूरी तरह बदल ज़रूर जाएगा। भविष्य के जो नए ग्लोबल पावर सेंटर्स होंगे वो तेल के कुओं पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, फाइनेंस, एआई और वैश्विक प्रभाव की मजबूत बुनियाद पर खड़े होंगे। गल्फ देशों को बस खुद को इस नई हकीकत के हिसाब से ढालना है। और अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही बड़ा और सोचने वाला सवाल छूट जाता है। आखिर तेल के बाद की दुनिया पर कौन राज करेगा? क्या सऊदी अरब, यूएई या कतर अपनी ये बादशाहत कायम रख पाएंगे, या फिर कल की दुनिया पर राज करने के लिए कोई बिल्कुल नया खिलाड़ी सामने आएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।